Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharati More English School. So today I'm going to teach you Political Science, chapter number 2, India's Foreign Policy. So the first part we have completed in our last class. So today I'm going to start from here factors influencing foreign policy. Yes. So here we are going to learn which factors that influence foreign policy. Okay. Foreign policy decide what kind of relation to have with which country in the international system. Yes, अब देखो फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना वो क्या डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री के साथ हम लोगों को रिलेशन मेंटेन करना है. ओके, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, मीन्स कौन सा रिलेशन हम लोगों को कौन सी कंट्री के साथ मेंटेन करना है, ये कौन डिसाइड करता है? फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है. ओके, इन इंटरनेशनल सिस्टम. But several factors affect foreign policy while it is being decided. Yes, लेकिन ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो किसके ऊपर अफेक्ट करते हैं? फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अफेक्ट करते हैं. Now first one is geographical location. You must have seen the globe और map of the world. Yes, obviously हम लोगों ने ग्लोब में और मैप में मतलब देखी है वर्ल्ड को, है ना. You can see the geographical location of any nation from that. Yes, अब हम लोगों को मैप की और ग्लोब के थ्रू क्या पता चल रहा है? ज्योग्राफिकल लोकेशन पता चल रही है कोई भी नेशन के, कोई भी कंट्री के. सम कंट्रीज आर फार अवे फ्रॉम अदर कंट्रीज. जैसे बहुत मतलब जो भी कंट्रीज है तो उनके बीच में क्या है, एक दूसरे कंट्री के बीच में देयर मस्ट बी अ बिग डिस्टेंस. Some countries are far away from other countries, while there are several neighboring countries around them. Coast countries, yes. अभी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो कंट्री से डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूर है, और कुछ ऐसी कंट्री जो क्या है उनकी नेबर है. जैसे नेपाल, भूटान, ये क्या है? हमारे नेबर से है ना, पाकिस्तान. तो और फिर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो हमसे दूर है. Some nations have a long coastline, while some have plenty of mineral wealth. Yes, अभी कुछ कुछ ऐसे nations है, कुछ कुछ ऐसी countries है जहाँ पर क्या है, बहुत ही बड़ी मतलब लॉन्ग क्या है, कोस्ट लाइन है. ओके, और जिससे उनको क्या मिल रहा है? मिनरल वेल्थ मिलती है. इन सम the size, population, topography, coastline, availability of natural resources, all these factors need to be considered while deciding the foreign policy of any condition. अब देखो ये जो भी चीज़ें दी है ना यहाँ पे, जैसे साइज, पॉपुलेशन, टोपोग्राफी, कोस्ट लाइन, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फैक्टर है ना. ये सब क्या है? फैक्टर्स है जो कि क्या है, नीड्स है. किस चीज़ को कंसिडर करने के लिए, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है कोई भी कंट्री की, तो वो डिसाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारा क्या है? फैक्टर्स है. ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, पॉलिटिकल सिस्टम. इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, the nation's parliament plays a major role in evolving foreign policy. Yes, अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है? देखो, जो नेशंस है ना, तो वो पार्लियामेंट, द नेशंस प्ले पार्लियामेंट प्लेज, मतलब जो नेशन का, जैसे जो कंट्री का पार्लियामेंट है ना, तो अ मेजर रोल वो क्या एक प्ले करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है इन इन्वॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी को इन्वॉल्व करने के लिए. ओके, समझ में आया? सो इन शॉर्ट मीन्स देखो, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो वो हर कर्म है ना, मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, जो भी कंट्री के पार्लियामेंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी में. ओके, व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट come up for discussion in Parliament, the opposition parties try to regulate the foreign policies by raising questions about the same. Yes, अभी ये जो जैसे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ पे डिस्कस होते हैं? पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं ना. सो व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट केम टू फॉर डिस्कशन, मतलब देखो जो दूसरे दूसरे पार्टीज के लोग होते हैं, फिर जो अपोजिशन पार्टीज के लोग होते हैं, सब कहाँ पे आते हैं? पार्लियामेंट में आते हैं और वो डिस्कस करते हैं. इनफैक्ट जो अपोजिशन वाली पार्टी होती है वो क्या करती है? वो रेगुलेट करने की कोशिश करती है किसको? फॉरेन पॉलिसी को. किस तरीके से? उनसे क्वेश्चन पूछ कर. ओके,
Federal political system have to take into account the inclination of the constituent state while shaping foreign policy because the affair in neighboring nation affect constituent state. यस, तो अब देखो जो फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इंक्लिनेशन होता है ना, जो कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स का जो इंक्लिनेशन होता है, तो वो उसको प्रॉपरली शेप करते हैं किसके थ्रू, फॉरेन पॉलिसी के थ्रू। ओके, मतलब वो फॉरेन पॉलिसी को शेप देते एक करेक्ट। ओके, सो बिकॉज बिकॉज द अफेयर इज नेबरिंग नेशन अफेक्ट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट। इससे क्या होता है, जो नेबरिंग कंट्रीज होती है, जो नेबरिंग नेशंस होते हैं, उनका किसके साथ अफेयर हो रहा है, मतलब वो किससे कांटेक्ट करते मतलब उनका कांटेक्ट किससे होता है, जो अदर जो स्टेट्स होते हैं, जो कॉन्टिनेंट स्टेट्स होते हैं, उनसे होता है, और उन पर क्या होता है, उसका अफेक्ट होता है। For example, events in Sri Lanka may affect Tamil Nadu and those in Bangladesh may affect West Bengal and the Northeast India state. Yes, अब देखो जैसे कुछ इवेंट यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे कुछ इवेंट है जो कि मेनली कहाँ पर ऑकर हुए हैं, श्रीलंका में हुए। ओके, श्रीलंका में होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो कहाँ पर दिखा हम लोगों को, तमिलनाडु में दिखा। जैसे देखो यहाँ पे दिखा है ना, मतलब जो फॉरेन पॉलिसी का जो इफेक्ट होता है ना, तो वो जो दूसरे स्टेट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स जो होते हैं, उनके ऊपर दिखता है उसका इफेक्ट। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे इवेंट हुआ श्रीलंका में, तो इफेक्ट कहाँ पे दिखा उसका, तमिलनाडु में दिखा। ओके, और यहाँ पर हुआ बांग्लादेश में, तो उसका इफेक्ट कहाँ पे दिख रहा है, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में। ओके, नाउ इकोनॉमी। In modern times, the economic condition of any country has acquired great importance in deciding foreign policy. Yes. अब मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है कोई भी कंट्री की, है ना, तो वो क्या एक्वायर कर रही है, एक मतलब एक ग्रेट इंपॉर्टेंस हो रहा है उसका, किस चीज़ में, फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में। एज अ रिजल्ट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट फॉरेन पॉलिसी इन टू वे। अब देखो इसी की वजह से जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री की, है ना, तो उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी में पड़ता है, टू वेज। ओके, फर्स्ट, फॉरेन पॉलिसी इज शेप बाय द नीड ऑफ स्टैब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज। देखो अब जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, तो वो कैसे शेप दी जाती है, जो इस्टेब्लिश इकोनॉमिक रिलेशन होता है अदर कंट्रीज के साथ, उसकी बेस पे उसका हम प्रॉपरली शेप देते हैं फॉरेन पॉलिसी को, मतलब उसको अच्छे से बनाते हैं। किसकी बेस पर, जो हमारा दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन होता है, फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, पार्टिसिपेशन होता है हमारा वर्ल्ड ट्रेड में, फिर ऑल एम एट स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी। अब ये सारी क्या है, इससे क्या होता है, जो इकोनॉमी होती है कंट्री की वो इंक्रीज होती है ना, उसका मतलब उसके ऊपर उसका अफेक्ट हो रहा है। सेकेंड, इन टूडेज वर्ल्ड द इशू ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी आर एज इम्पोर्टेंट एज नेशनल सिक्योरिटी। यस, तो देखो आज मतलब आज जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सबसे फर्स्टली द थिंग दैट वाज इम्पोर्टेंट इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू है। ओके, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के थ्रू। Yes, so in today's world, the issue of economic security are as important as national security. Yes. सो आज की वर्ल्ड में क्या है, जो इशू है इकोनॉमिक सिक्योरिटी का, वो कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। ओके, अ कंट्री इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी पावरफुल इन प्रपोर्शन टू द इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज इंजॉयज। यस, सो कंट्री, जो भी कंट्री है ना, तो वो कैसे रिकॉग्नाइज होती है कि वो पावरफुल है, एक प्रपोर्शन लेवल पर। ओके, जो उसका इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है, जैसे वो इंजॉय कर रहा है, तो उसकी बेस पे हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, पावरफुल है। ओके, कंट्रीज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आर लेस डिपेंडेंट। यस, अब कंट्रीज जिसका इकोनॉमी क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो कैसी होती है, लेस डिपेंडेंट होती है। ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से कमाई हो रही है, राइट।
तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं रिलेशन मेंटेन कर रही है ना, नहीं बनाती है, तो इसके लिए वो दूसरी कंट्री के ऊपर कम डिपेंड होती है, ओके, ऑन अदर, एंड दे कैन हैव एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एज वेल, यस। और फिर उनकी खुद की मीन्स उनकी इंडिपेंडेंट क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है। फोर्थ वन, नेशनल लीडरशिप, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द फॉरेन minister, the defense minister, the finance minister, and the house minister have a role in deciding foreign policy. Yes. अब देखो जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है तो वो किसके मतलब कौन डिसाइड करता है उसको, तो ये जो दिए हुए नेम यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, तो ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, ओके। The person holding this position try to maintain the continuity in foreign policy. Yes. अब जो पर्सन ये पोजीशन को मतलब होल्ड करता है ना, मतलब जो ये पोजीशन पर रहता है, तो वो क्या ट्राई करता है, ट्राइंग टू मेंटेन द कंटिन्यूटी, वो एक तरीके की जो रिलेशन होता है, जो बॉन्ड होता है, कंटिन्यूटी होती है, वो मतलब मेंटेन करके रखता है फॉरेन पॉलिसी में, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाता रहता है। For example, Pandit Jawaharlal Nehru contributed the policy of non-alignment to India's foreign policy. Yes. अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, तो उन्होंने क्या करा था, ही कंट्रीब्यूटेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन कहा दिया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में दिया था, ओके, नॉन अलाइनमेंट जो है ना, तो उसमें दिया था, मतलब ये किस में आया था, फॉरेन पॉलिसी में आया था, जब जब जवाहरलाल नेहरू थे, मतलब Prime Minister Atal Bihari Vajpayee contributed a great deal to improving Sino-Indian relation. Yes, देखो जब जब मतलब ये आए मतलब है ना, तो इन लोगों ने चेंजेस लाए इसके अंदर, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने क्या लाए थे, फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को लाए थे, है ना। फिर उसके बाद जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने क्या लाए थे उसमें फॉरेन पॉलिसी में, उन्होंने ग्रेट डील टू इम्प्रूविंग साइनो इंडियंस रिलेशन, इसको स्टार्ट किए थे, राइट। Now last one, administrative factors. Okay. Ministry of External Affairs, Foreign Secretary, embassies, embassies in different countries, diplomatic officers, etc., are the administrative factor involved in creating foreign policy. Yes. So here, Minister of External Affairs plus Foreign Secretary और एम्बेसी सी होती है ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, वो एंड डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स एक्सेट्रा, तो दिस ऑल आर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स है जो इन्वॉल्व है किसमें, फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करने में, ओके। Even though the final decision about foreign policy are taken by the Prime Minister and the Minister of External Affairs. Yes, मतलब ये सब का एक तरीके का कंट्रीब्यूशन होता है टू मतलब फॉरेन पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए, राइट। लेकिन जो मेन डिसीजन होता है तो वो कौन ले सकता है, किसको राइट होती है फाइनल डिसीजन लेने की फॉरेन पॉलिसी में, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, इन लोगों को राइट होती है फाइनल डिसीजन लेने की, ओके। The administrative machinery help to arrive at all that decisions. Yes, अब जो administrative machineries होती है वो क्या करती है, they are help to arrive all decision, मतलब जो भी decision आते हैं तो वो उनको arrive करते हैं, okay. The administrative officer collect information needed to shape the foreign policy, analyze it, and give appropriate advice based on it. Yes, so here एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नीडेड टू शेप द फॉरेन पॉलिसी, मतलब जब भी फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस लाना होता है
तो कौन करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। सो फर्स्टली दे वर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो क्या करते हैं? पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो चेंजेस लानी होती है फॉरेन पॉलिसी में वो लाते हैं। फर्स्टली चेंजेस लाते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, ओके, एंड देन गिव अप्रोप्रिएट एडवाइस बेस्ड ऑन इट। और अगर कुछ उनको एडवाइस देनी होती है तो क्या करते हैं? एट द टाइम उनको एक अप्रोप्रिएट या करेक्ट एडवाइस सजेस्ट करते देते हैं, ओके। द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑल्सो कंप्लीट दिस टास्क। यस, अब उनकी हेल्प इस चीज़ में कौन करता है? और जो नेशनल सिक्योरिटी हमारी कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो ये भी कंप्लीट करते हैं ये टास्क को कंप्लीट करने में। नाउ नेक्स्ट वन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर टेकिंग दिस preliminary information about foreign policy, we shall now get to know more about India's foreign policy. Yes, अभी हम लोग ने क्या देखे? फॉरेन पॉलिसी कैसे फॉर्म होती है, कौन कौन को फॉर्म कर सकता है, कौन क्रिएट करता है, फिर उसमें मेन डिसीजन को लेता है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग ने लर्न कर अभी तक। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ओके। सो आफ्टर टेकिंग दिस प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, अब देखो ये सारी हम लोग ने क्या ले ली? इन्फॉर्मेशन ले ली फॉरेन पॉलिसी के बारे में, है ना। सो वी शैल नाउ गेट टू नो मोर अबाउट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब हम लोग किसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, ओके। India got independence in 1947 and from then onwards we started shaping our foreign policy independently. Yes. So on 15 August 1947, right, we got freedom from British. So from that time we started shaping our foreign policy. जब से क्या हो गया था? जो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे कंट्री की, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या देते थे? शेप देते थे, और वो भी इंडिपेंडेंटली, है ना, क्योंकि हम क्या हो गए थे 1947 में? इंडिपेंडेंट हो गए थे। The directive principle of state policy have laid down guidelines about how to shape foreign policy. Yes, अब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या रखी गई? क्या थी? स्टेट पॉलिसी थी, ओके, है ना। मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो थे, है ना, थी, तो वो क्या करते थे? वो गाइडलाइंस देते थे कि हम लोगों को फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप देना है, राइट। Art 51 among the directive principle of state policy lay down the broad framework for foreign policy. Yes. So articles 51 के थ्रू तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ब्रॉड फ्रेमवर्क किया था हमारी पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। According to it, India should give priority to safeguard international peace and security and resolve our international problem and dispute by peaceful means. Yes, so इसमें क्या हुआ था? देखो जो मतलब चेंजेस आए थे, है ना, तो वो क्या आए थे? क्या इंडिया जो है तो वो प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगी? मतलब अपने कंट्री को सेफ गार्ड, मतलब अपने कंट्री को जो जो जैसे बाहर की कंट्रीज़ के अटैक होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे मतलब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कि हमारी कंट्री को सेफ रखेंगे, ओके। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी देंगी उसको, हम प्लस रिसॉल्व आवर इंटरनेशनल प्रॉब्लम, जो भी हमारे डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम चल रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ, तो उसे क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, वो भी पीसफुल वे में, ओके। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी शुड बी टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशंस एंड रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉज। यस, अब जो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ये जो पॉलिसी बनी थी, इसके ऑब्जेक्टिव से कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है तो वो क्या मेंटेन करेंगे? एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करेंगे अदर नेशन के साथ, अदर कंट्रीज के साथ, और वहाँ की जो लॉ है, वहाँ की जो कानून है, उसको क्या करेंगे? हम लोग रिस्पेक्ट करेंगे। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टिल नाउ हैज़ बीन डेवलप इन दिस फ्रेमवर्क। यस, सो अभी तक जो हमारी कंट्री की पॉलिसी है ना, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो वो इसी वे से चल रही है, ओके। मतलब ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ है तो इसको ही अभी फॉलो किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी है आर्टिकल 51 में दिखाया था ना, देखो वो गिवन है ऑलरेडी। प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सबसे फर्स्ट क्या था इन लोगों का ऑब्जेक्टिव्स कि हम लोग क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे किस चीज़ को? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को। सेकेंड, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। यस, हम लोग क्या मेंटेन करेंगे? कैसा रिलेशन मेंटेन करेंगे? एक ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करेंगे विद अदर कंट्रीज। नेक्स्ट,
foster respect for international law and treaty obligations in the dealing of organizing people with एन अनदर यस और प्लस हम लोग क्या देंगे अदर कंट्रीज को जो इंटरनेशनल लॉ है वहाँ के तो उनको उनके क्या देंगे उनको हम रिस्पेक्ट देंगे ऑब्वियसली है ना हम लोगों को अदर ऑब्वियसली अदर कंट्रीज के जो पीपल्स है ना और जो अदर कंट्रीज के जो फॉरेन पॉलिसीज है तो वो भी हमारे कंट्रीज को क्या देते हैं रिस्पेक्ट देते हैं तो वैसे ही हमें क्या करना है रिस्पेक्ट देना है इंटरनेशनल लॉ को और फिर जो ट्रीटी होती है ऑब्लिगेशन ट्रीटीज होती है जैसे जो डील की जाती है कंट्री टू अनदर कंट्री तो वो ऑर्गेनाइज की जाएंगी थ्रू पीपल एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन यस अब क्या किस चीज़ में एनकरेज करेंगे सेटलमेंट के बारे में जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं कंट्रीज़ के साथ किसी भी चीज़ को लेकर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उससे हमको कैसे करना है मतलब फर्स्टली हम लोगों को एनकरेज करना है कि हम वो सारी प्रॉब्लम को अच्छे से सेटल डाउन कर सकें ओके ये सब किस में आया तो जो फॉरेन पॉलिसी थी और उसका जो आर्टिकल था 1951 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो उसमें ये सब था और इसी के हिसाब से यही फ्रेमवर्क को फॉलो कर हमारी कंट्री चल रही है Now some more objectives of India foreign policy are as follows. Yes. अब इसके अलावा देखो यहाँ पर उसके और क्या दिए हैं ऑब्जेक्टिव्स गिवन है while maintaining while maintaining friendly relation with neighboring countries ensure that the defense and security of India is not affected. Yes. अब देखो जब हम एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं किसके साथ नेबरिंग कंट्रीज के साथ तो हम लोगों को क्या इंश्योर होना चाहिए हम लोग हमारा जो डिफेंस सिस्टम है और जो सिक्योरिटी हमारी कंट्री का उसके ऊपर कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अफेक्ट नहीं होना चाहिए दो चीज़ों के ऊपर not to compromise about the geographical boundaries of the nation yes and we don't have to compromise हम लोगों को compromise नहीं करना है on our geographical boundaries okay protect the unity and integrity of the country हमें हमारी कंट्री की हमारे कंट्री को किस चीज़ में प्रोटेक्ट करना है हमारी कंट्री की यूनिटी में और इंटीग्रिटी में ओके प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया सिटीजन लिविंग इन अदर कंट्रीज यस अब जो पीपल्स है जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स है मीन्स अलग अलग रीजन्स की वजह से वो कहाँ पर रह रहे कहाँ पे सेटल हुए हैं अदर कंट्रीज में रह रहे तो उन लोगों का भी क्या करना है हम लोगों को प्रोटेक्ट करना है दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फुलफिल बाय द इंडियन एम्बेसीज देयर यस अब देखो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब जो फॉरेन में हमारी कंट्रीज के पीपल रह रहे बिकॉज ऑफ एनी पर्पज जॉब के एजुकेशन के जो भी पर्पज में रह रहे तो वहाँ के लोगों को भी हम लोगों को क्या करना है प्रोटेक्ट करना है तब इंडिया के लोग तो वहाँ पे जाके उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अब देखो अदर अदर कंट्री में कैसी होती है अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसी होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया एम्बेसी भी रहेंगी और अदर कंट्रीज़ की एम्बेसी भी होंगी तो अब जैसे अभी हमारी कंट्री से कोई कतर में गया है राइट कतर में या अफ्रीका में जहाँ पर भी गया तो वहाँ पे क्या होगा इंडियन एम्बेसी होंगी तो वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है तो वो किसकी हेल्प करेंगी हमारी कंट्री के पीपल जो वो कंट्री में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे उनकी हेल्प करेंगे ओके to establish economic and commercial relation with other countries for achieving economic development of India. Yes. अब देखो क्या establish करेंगे हम इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे अदर कंट्रीज के साथ और वो रिलेशन हम इस्टेब्लिश कर भी रहे तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि हम अचीव कर सके इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर सके हमारी कंट्री का इसीलिए हम लोग एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं किसके इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं अदर कंट्रीज के साथ है ना क्यों क्योंकि हम हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं है ना अ रिव्यू ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वी शैल टेक अ रिव्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन टू स्टेजेस यस अब जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है ना तो हम लोग उसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं मतलब उसको टू स्टेज में रिव्यू कर सकते हैं ओके द पीरियड फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू 1990 कैन बी कंसिडर द फर्स्ट स्टेज यस अब जो फॉरेन पॉलिसी का जो पीरियड है ना तो वो कैसे डिवाइड हुआ है देखो टू स्टेज में डिवाइड हुआ है तो जो फर्स्ट स्टेज है ना तो वो इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक का जो पीरियड था तो वो फर्स्ट पीरियड था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का अब उसके बाद
जो पीरियड है जैसे 1990 के बाद का अभी तक जो 2021 का है ना, 2021 स्टार्ट हो गया है, सो 1990 से लेके अभी 2021 तक का ये जो पीरियड है, तो ये फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के सेकेंड स्टेज में आता है। ओके। नाउ इंडिया फॉरेन पॉलिसी अर्ली फेज, यस। अभी स्टार्टिंग के टाइम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी थी, है ना। प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू शेप इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द अर्ली पीरियड, यस। सो अर्ली पीरियड में जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी थी उसको किसने स्टार्ट किया था, किसने शेप दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ओके। जो कि एट द टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ही अपोज कॉलोनियलिज्म थ्रू इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यस। वो किस चीज़ के अपोज में थे? जो कॉलोनियलिज्म थी, है ना, उसके अपोज में थे वो। He took an internationalistic position and gave priority to global peace and security. Yes. So वो देखो, जो इंटरनेशनलिस्टिक पोजीशन थी उसको, और वो उसके साथ साथ अपनी प्रायोरिटी किस चीज़ को देते थे? ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को देते थे। मतलब इन शॉर्ट वो क्या चाहते थे, मतलब पूरी जो कंट्रीज, हमारा जो कंट्री है वो ग्लोबली कैसा हो? पीसफुल हो और सिक्योरिटी वाला हो, सिक्योर हो। थ्री थिंग इन्फ्लुएंस Three things influenced Indian foreign policy in this period. Yes. Now here three things. ऐसी थ्री थिंग्स से वो क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? इंडियन फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रही है वो टाइम में। We made an effort to understand all international event that development independently. Yes, अभी देखो हम लोग ने क्या किए हैं? We made an effort to understand all international event. अभी जितने भी इंटरनेशनल इवेंट है तो हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करने में इफर्ट डाले अपना, राइट। एंड डेवलपमेंट इंडिपेंडेंटली, और उसके साथ साथ हम लोग ने क्या मतलब क्या कोशिश की फॉरेन पॉलिसी ने? डेवलपमेंट मतलब इंडिपेंडेंटली हम क्या हो सके? डेवलप हो सके विदाउट एनी प्रेशर फ्रॉम एनी पावर, बिना किसी पावर के और बिना किसी प्रेशर के हमारी कंट्री का क्या हो सके? डेवलपमेंट हो सके। ये देखिए उन लोगों ने पहले। ओके। पीस हैज ऑलवेज बीन अ सेंट्रल फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है वो क्या था? पीस। ओके। पीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स था हमारे फॉरेन पॉलिसी का, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। Second, the threat from China and Pakistan were also taken into account. Yes. अब जो ट्रीट थी, ओके, कहाँ से लेके? चाइना से लेके पाकिस्तान तक, तो ये भी क्या था? मतलब मतलब अपने फॉरेन पॉलिसी के अकाउंट में इसे भी लिया गया था, इंटर किया गया था। ओके। थर्ड वन, one more feature of India foreign policy at this time was the insistence of self reliance. Yes. अब वो टाइम का क्या था? एक और इम्पोर्टेंट फीचर था इंडियन नेशनल पॉलिसी का, वो क्या था? इंसिस्टेंस ऑन सेल्फ रिलायंस। मतलब किस फीचर जो था वो क्या था? कि हम कैसे सेल्फ रिलायंस हो सके। ओके। In the beginning, India decided to improve relation with countries in Asia. Yes. So स्टार्टिंग में क्या हुआ? जब मतलब इंडिया फ्री हुई, इंडिया को फ्रीडम मिला ब्रिटिश रूल से, तो वो टाइम पे इंडिया ने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे? हमारा जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ, फर्स्टली वी विल इम्प्रूव अवर रिलेशन। ओके। पता है हम लोगों को हमारा जो रिलेशन है अदर कंट्रीज के साथ एशिया में, तो वो इम्प्रूव करेंगे हम लोग। Effort were taken to cooperate with Asian countries in order to Now, effort were taken to cooperate with countries in order to achieve development and to keep our independence intact. Yes. अब उसका जो इफेक्ट है,
यस, अब जो इफर्ट है ना वो मतलब लिया जा रहा है किसके कॉर्पोरेट के थ्रू, जो एशियन कंट्रीज है ना, उनसे लिया जा रहा है। प्लस क्यों, टू अचीव डेवलपमेंट, हम लोग को क्या करना है, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए जो इफर्ट है वो अदर कंट्री से लिया गया था। ओके, एंड टू कीप अवर इंडिपेंडेंस इनटैक्ट, this con- uh, this concept of regional development later expanded to include अफ्रीका एज वेल। यस, फिर बाद में ये जो कॉन्सेप्ट था है ना, रीजनल डेवलपमेंट, तो ये मतलब बाद आगे जाके क्या हो गया था, और ज़्यादा एक्सपांड हो गया था, बड़ा हो गया था, और उसमें कौन सी और कंट्री आ गई थी, अफ्रीका आ गई थी। ओके, बट सम एशियन अफ्रीकन countries participated in the military pact led either by America nor or the Soviet Russia. Yes. Yes, so later, यस, तो जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, जो रीजनल डेवलपमेंट है ना, तो वो क्या हो गया था, बढ़ गया था, एक्सपांड हो गया था, और उसमें क्या आ गया था, अफ्रीका भी आ गया था। यस, बट कुछ ऐसा था, सम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज से जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, कहाँ पर, मिलिट्री पैक्ट में। सो दे लीड इधर बाय अमेरिका, मतलब वो लीड कहाँ से कर रहे थे, इधर बाय अमेरिका और द सोवियत रशिया, ये दोनों जगह से लोग लीड कर रहे थे। सो आफ्टर दैट दिस स्टॉप द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट। यस, obviously because of this the regional development was stopped। Okay, after these countries of Asia and Africa which did not participate in this military pact supported the concept of non-alignment। Yes, yes, so here इसकी वजह से क्या हो गया था, मिस स्टॉप हो गया था, जो रिलेशन था वो टाइम पे मेंटेन हुआ था, द प्रोसेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट वाला, है ना। सो आफ्टर दिस कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, फिर इसके बाद क्या हुआ, जो कंट्रीज थी एशिया और अफ्रीका की, सो वो दिस टू कंट्री वेयर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द मिलिट्री इम्पैक्ट, जो मिलिट्री इम्पैक्ट बनाया गया था, तो उसमें ये दो कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, एंड सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट, और उन लोगों वो दो कंट्री थी अफ्रीका, सॉरी एशिया एंड अफ्रीका, सो दिस टू कंट्री वेयर सपोर्टेड टू नॉन अलाइनमेंट। ओके, peace and freedom became the fundamental peace and peace and freedom became the fundamental principle of non-aligned policy। yes, अब जो peace, yes, so जो peace और freedom है ना, तो वो क्या बन गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया था नॉन अलाइन पॉलिसी में। इन दिस पीरियड इंडिया हैड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। यस, सो ये पीरियड में हमारा कंट्री जो है वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा था, कौन सी कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ। ओके, wars happened between India and Pakistan over the Kashmir question in 1947, 48 and 1965। yes, so neighboring countries में यहाँ पे पाकिस्तान का इशू सीन दिया हुआ है, मतलब जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे नेबरिंग कंट्रीज के थ्रू, तो वो क्या था, मतलब वॉर हैपेंड हो गई थी किसके बीच में, हमारी कंट्री की और पाकिस्तान की वॉर हैपेंड हो गई थी। ओके, मतलब वॉर हो गई थी कौन से पीरियड में, और मतलब रीजन क्या था वो वॉर के बीच में, कश्मीर का इशू लेके वो वॉर हुई थी 1947 और 1948 तक। ओके, फिर उसके बाद ये वॉर वापस हुई थी 1965 में। द थर्ड वॉर दैट हैपेंड इन 1971 पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट द इंडिपेंडेंट बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड। यस, सो फिर जब थर्ड वॉर हुई, मतलब देखो फर्स्ट हुई है 1947-48 तक, है ना, फिर सेकेंड जब हुई थी 1965 में, अब जब थर्ड वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की 1971 में, तो जब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ब्रोक अपार्ट एंड इंडिपेंडेंट बांग्लादेश, मतलब पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री क्रिएट कर दिया था। ओके, मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले हमारी कंट्री में आते थे इंडिया में, लेकिन बाद में क्या हुआ, पाकिस्तान सेपरेट हो गया, उसके साथ साथ बांग्लादेश भी सेपरेट हो गया था थर्ड वॉर के टाइम पर।
In the decade of the 1970s, there came about some stability in Indian foreign policy. Yes, अब जब 1970 का पीरियड स्टार्ट हुआ तो वो टाइम पे क्या हुआ था, कुछ स्टेबिलिटी आई थी फॉरेन पॉलिसी में. India had risen as in a powerful regional power in South Asia. Yes, so South Asia में इंडिया जो थी वो कैसी कंट्री मानी जा रही थी, पावरफुल रीजनल पावर मानी जा रही थी. ओके. बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट. और किसकी वजह से इंडिया को पावरफुल रीजनल बोला जाता था, बाय कंडक्टिंग न्यूक्लियर, मतलब हमारी कंट्री में वो टाइम पे क्या हुआ था, न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे. ओके. 1940 सॉरी 1974 में, उसकी वजह से इंडिया को क्या बोला जा रहा था, पावरफुल रीजनल बोला जाता था, पावरफुल रीजन. इंडिया हैड ऑल्सो प्रूव हर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. यस, उसके साथ साथ जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी के साथ साथ न्यूक्लियर मतलब इंडिया ने क्या किया था, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको भी प्रूव कर लिया था ये पीरियड में. फ्रॉम 1980 हाउएवर सम चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस. ये फिर 1980 में क्या हुआ था,